सब्सक्राइब कीजिए साइंस फर्स्ट चैनल को और लेटेस्ट साइंस एवं फिजिक्स के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही पूरी नॉलेज के लिए वीडियोज को अंत तक देखें, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस फर्स्ट चैनल के अंदर। दोस्तों, एक अध्यापक का बहुत बड़ा कर्तव्य होता है, दायित्व होता है, ड्यूटी होती है कि जब भी उसके विद्यार्थी किसी परेशानी के अंदर आए या मार्गदर्शन मांगे तो ऐसी स्थिति में उस अध्यापक को एक अच्छी मार्गदर्शक की भूमिका अदा करके अपने विद्यार्थियों को निखारने का काम करना चाहिए। अभी आगे एक बहुप्रतीक्षित परीक्षा रीट 2021, जब इसका सिलेबस रिलीज हुआ उसके तुरंत बाद में बच्चों के सतत रूप से मेरे पास फोन आ रहे हैं कि गुरुजी, इस बदलते हुए पाठ्यक्रम के अंदर क्या क्या ऐसा है जो बदला है, क्या क्या हम पढ़ें, किसमें से हम पढ़ें। और उसके लिए गुरुजी आपसे एक आग्रह है कि आप एक ऐसा वीडियो बनाइएगा जिस वीडियो के माध्यम से आप हमको यह समझा सकें कि हमारी इस रीट परीक्षा के अंदर हम अपने आप को स्थापित कर सकें, उसके लिए हमारी एक अच्छी रणनीति क्या हो। और उसी को ध्यान में रखते हुए मैं एक मार्गदर्शक के रूप में, विद्यार्थियों को समझाने के रूप में, एक शिक्षक की भूमिका के रूप में यहां पर आपको समझाना चाहता हूं कि आखिरकार क्या इस रीट के पाठ्यक्रम में बदलाव हुआ और उसमें आपको कहां पर कैसे पढ़ना चाहिए, क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि परीक्षा जो है उसमें आप किसी भी प्रकार से अपने हौसले को न खोएं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस रीट परीक्षा का यदि अपन डिस्कशन सिलेबस का करें उससे पहले मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं। देखो, आपको दोस्तों मैंने ये अच्छे से बता दिया था इससे पहले वाले वीडियो के अंदर, जिसमें मैंने आपको बताया था, वो भी एक विशेष आग्रह पर मैंने वीडियो बनाया था कि रीट 2021 की तैयारी कैसे करें, उसके लिए क्या क्या ऐसे टिप्स जो आपको परीक्षा के अंदर अन्य विद्यार्थियों से श्रेष्ठ बना सके, अन्य भीड़ से आपको निखार सके। उसके अंदर मैंने जैसा आपको बताया था कि टोटल जो सब्जेक्ट होते हैं, विशेष तौर पर यदि अपन बात करें, विशेष तौर पर यदि अपन बात करते हैं सेकंड लेवल की, और सेकंड लेवल की यदि अपन बात करें रीट में लेवल सेकंड, इस रीट के लेवल सेकंड में आपके 5 सब्जेक्ट मैंने उस वीडियो के अंदर बताए थे। 5 सब्जेक्ट मैंने आपको बताए थे वीडियो के अंदर। आपके 5 सब्जेक्ट, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, हिंदी में कहें तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र एक सब्जेक्ट। आपको मैंने इसके बाद में बताई थी 2 भाषाएं, मैंने आपको बताई थी 2 भाषाएं मैंने आपको बताई थी। और 2 भाषाओं की यदि अपन बात करें तो अपन 2 भाषाओं का चयन करते हैं। अपन हिंदी लेते हैं सामान्यतः पहली भाषा के रूप में ज्यादातर, और दूसरी जो भाषा होती है उसके अंदर या तो अपन संस्कृत लेते हैं और या फिर अपन अंग्रेजी लेते हैं। होने को तो और भी ऑप्शन होते हैं, जैसा कि मैंने उस वीडियो के अंदर सब कुछ समझा रखा है। सिंधी भी होती है, उर्दू भी होती है, गुजराती भी, ये भी, पंजाबी भी है, ये भी आपकी भाषाएं दे रखी है, बट अपन जनरली ये लेते हैं। तो आप पहली भाषा के रूप में जनरली हिंदी लेते हैं और दूसरी भाषा के रूप में संस्कृत, अंग्रेजी। उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं तो यदि लेवल सेकंड साइंस की बात करें तो गणित और विज्ञान, गणित और विज्ञान, तो गणित को अपन एक नाम दे दें, विज्ञान को अपन एक नाम दे दें। कुल मिला के आपके टोटल जो सब्जेक्ट होते हैं वो सब्जेक्ट कितने अपन को पढ़ने पड़ते हैं इस रीट लेवल सेकंड के अंदर? 5 सब्जेक्ट। 5 सब्जेक्ट जिसको आप पहला नंबर साइकोलॉजी, सबसे पहले वही आता है साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के रूप में उसको दिया हुआ होता है। सेकंड में आपके 2 भाषाएं होती है, सेकंड और थर्ड सब्जेक्ट, अर्थात पहले सेकंड सब्जेक्ट के रूप में अपन जनरली हिंदी लेते हैं, थर्ड सब्जेक्ट के रूप में अपन संस्कृत या अंग्रेजी लेते हैं, और उसके बाद में गणित और विज्ञान। ये आपके वो सब्जेक्ट हैं जिनकी आप टीचर बनने जा रहे हो, जो आप सब्जेक्ट जाके पढ़ाओगे तो वो होते हैं। और यहां पर यदि एसएस की बात करें तो एसएस में ये गणित और विज्ञान जो होता है उसकी जगह वहां पर सामाजिक अध्ययन, सोशल स्टडीज जो है उसका सिलेबस होता है। कुल मिला के आपके यहां पर मैंने उस वीडियो के अंदर 5 जो है सब्जेक्ट बताए थे। अब ये जो आपको मैंने हाथ में अभी लिया है, ये आपको पेपर है जो आपको रीट में मिलेंगे। ऐसे पूरा पोथा सा है, पूरा ऐसे खोले पोथा सा मिलता है, ऐसे ही आप ऐसी बुकलेट, कई बच्चे तो बुकलेट को देख के घबरा जिए, हे भाई देख के घबरा जिए कि इतना मोटा सा क्या है ये। इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आपको तो अपना काम करना है। ये तो इसलिए मोटा हो जाता है क्योंकि एक तो इसके अंदर द्विभाषी है, अर्थात यहां पर पेपर में आपके दोनों भाषाएं इसके अंदर आती है, और दोनों भाषाओं की यदि अपन बात करें तो पेपर में
हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपके क्वेश्चन होते हैं, तो वैसे ही पेपर बढ़ जाता है। और दूसरा ये लैंग्वेज है। अब लैंग्वेज के अंदर आपके हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत है, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, और ये सब होती है। लैंग्वेज आपके यहां पर भी आती है और यहां पर भी आती है, तो ऐसे इसलिए पोथा बन जाता है। पोथे से घबराहट की जरूरत नहीं है। अब यहां पर ध्यान देने की बात है, इस पेपर को मैं क्या आपको समझाना चाहता हूं। ये रीट 2015 का पेपर है, इससे पहले जो रीट हुई थी, और ये रीट 2017-18 का पेपर है, और दोनों के अंदर ये एक टेबल बनी हुई है। अभी आप रीट के फॉर्म भरोगे, इस चीज का ध्यान यहां पर भी रखना, और परीक्षा में जब पेपर करो तब भी ध्यान रखना। इसलिए थोड़ा सा मैं सिलेबस का विश्लेषण करूं, सिलेबस को समझाऊं, उससे पहले कुछ बातें आपको इंपॉर्टेंट, कि फॉर्म फिल करते समय भी, परीक्षा देते समय भी, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर भी आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। ये गलतियां कई बच्चे कर बैठे हैं, आप उन गलतियों के अंदर शुमार न होइएगा, उनसे आपको पहले से पता हो रहा है। देखो, आपके भले ही सब्जेक्ट 5 हैं, मोटे तौर पर यदि अपन लेवल सेकंड साइंस की बात करें या एसएस की बात करें, 5 सब्जेक्ट याद हो गए होंगे। पहला सब्जेक्ट साइकोलॉजी, या यूं कह दीजिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। 2 सब्जेक्ट आपके लैंग्वेज के होते हैं, तो ये आपके 3 सब्जेक्ट हो गए। और आपके लास्ट जो है वो आपके गणित विज्ञान, या वहां पर अपन कह दीजिएगा वो आपके सामाजिक अध्ययन के हैं। अपन ने यहां पर सब्जेक्ट 5 माने, गणित एक सब्जेक्ट है, विज्ञान एक सब्जेक्ट है, 2 ये हो गए, 2 आपकी भाषा हो गई, और 1 आपके साइकोलॉजी हो गई। लेकिन रीट का जो पेपर आएगा उसके अंदर आपके यहां पर ये जो सारणी है, इसमें खंड बने हुए हैं। खंड को अपन अंग्रेजी में बोलते हैं सेक्शन, और आपके यहां पर टोटल 4 सेक्शन है। ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ये 4 सेक्शन है। सिलेबस में भी बोर्ड ने ये सब कुछ प्रकाशित किया है। पहला जो खंड है ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, अर्थात बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का, जिसको अपन साइकोलॉजी कहते हैं। इसके अंदर से आपके, जैसा मैंने पहले वीडियो के अंदर बताया था, 30 क्वेश्चन आएंगे। रीट का पैटर्न भी यही है, इससे पहले भी यही रहा है। इसके बाद में ये 2 भाषाएं हैं, ये भी एक भाषा है, ध्यान रखने का। और खंड थर्ड जो है ये भी भाषा का है। पहला खंड जो है आपके साइकोलॉजी का, या चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बोल दीजिएगा। दूसरा खंड भाषा का, तीसरा खंड भाषा का। यहां पर आपकी बहुत सारी भाषाएं हैं, यहां पर बहुत सारी भाषाएं, लेकिन सामान्यतः बच्चे सेकंड जो खंड है उसमें पहली जो भाषा है, 2 लैंग्वेज लेनी पड़ती है ना, तो 2 लैंग्वेज में ये जो आपके पहली भाषा है वो सामान्यतः बच्चे लेते हैं हिंदी। इसको बोलते हैं अपन लैंग्वेज फर्स्ट। अर्थात आप जब आप फॉर्म भरोगे तो उसमें जो लैंग्वेज लोगे, फर्स्ट लैंग्वेज क्या ले रहे हो, वो आपको यहां पर मिलेगी। इसमें आपके सब भाषाएं मिलेगी, लेकिन आपको जब सेकंड खंड आप खोलोगे इसमें, तो सेकंड खंड के अंदर आपको हिंदी करनी है, यदि आपने हिंदी ली है तो। और आपका जो थर्ड लैंग्वेज है उसमें जनरली बच्चे जो हैं, सामान्यतः मैं बात कर रहा हूं, वैसे वो अन्य भी ले सकते हैं, संस्कृत भाषा या अंग्रेजी भाषा का चयन करते हैं। ये आपकी कहलाती है लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज कहलाती है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपने पहली लैंग्वेज हिंदी ली है, तो पेपर में भी याद रखना कि आपका जो खंड सेकंड आएगा उसमें आप पहली लैंग्वेज हिंदी ली है, तो आप हिंदी का ही पेपर करें, कहीं जल्दी में आप संस्कृत का या अंग्रेजी का न कर दें। और ये की बात यहां पर भी ध्यान रखनी है कि आपने यदि दूसरी भाषा संस्कृत या अंग्रेजी ली है, तो उसको आप खंड थर्ड जो है उसके अंदर आपने जो भाषा ली है सेकंड लैंग्वेज, उसको यहां पर करें। कहने का तात्पर्य संक्षिप्त के अंदर मैं यूं बोलूं, पहली लैंग्वेज खंड सेकंड में आपको करनी है, और दूसरी लैंग्वेज जो आप भरोगे फॉर्म में वो आपको खंड थर्ड में करनी है। आपने पहली लैंग्वेज यदि हिंदी ली है, खंड सेकंड में करोगे। दूसरी लैंग्वेज यदि आपने संस्कृत ली है, खंड थर्ड में करोगे। खंड थर्ड है लेकिन लैंग्वेज यहां पर सेकंड है, यहां पर खंड सेकंड है लेकिन लैंग्वेज फर्स्ट है। ये तो खंड बना रखे हैं सेक्शन, पेपर में सेक्शन बनाते हैं ना, ऐसे पहला सेक्शन दूसरा, ऐसे पूरा पेपर में कितने सेक्शन होंगे, टोटल 4 सेक्शन होंगे, 1 2 3 4। पहले सेक्शन में साइकोलॉजी, दूसरे सेक्शन में लैंग्वेज, तीसरे सेक्शन में भी लैंग्वेज, और चौथे सेक्शन में आपके ये आपका सब्जेक्ट है। ये आपका क्या है बोलो, सब्जेक्ट। यहां पर साइंस और मैथ की बात करें तो 30 सवाल, अर्थात ये बड़ा पोर्शन है। और बड़ा पोर्शन एक क्यों है, बड़ा पोर्शन का कारण है ये कि ये आपका मेन सब्जेक्ट है, और एसएस वालों के लिए यहां पर एसएस के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपके इस रीट के पेपर में टोटल खंड 4, और आपके 4 खंड हो गए। पहले खंड में 30 सवाल 30 नंबर के साइकोलॉजी के, दूसरे खंड में लैंग्वेज फर्स्ट के आपको करना है, 30 सवाल हो गए। तीसरे खंड के अंदर लैंग्वेज सेकंड लिखा हुआ भी रहता है यहां पर कि आप सेकंड जो खंड है उसमें लैंग्वेज फर्स्ट जो आपने लिए उसी का पेपर करें, जितनी भी लैंग्वेज दे रखी है उनमें से। और आपके लैंग्वेज जो खंड थर्ड है उसमें आपने जो सेकंड लैंग्वेज ली है उसी का पेपर करें।
तो आपके 30 ही हो गए, 30 ही हो गए, 30 ही हो गए। और चौथा खंड जो है, जो आपके साइंस मैथ वालों के लिए विज्ञान गणित, उसके 60 सवाल आएंगे, एसएस वालों के 60 सवाल आएंगे। कुल मिला के 150 सवाल और एक सवाल 1 नंबर का, नो नेगेटिव मार्किंग। पहले वीडियो के अंदर सब कुछ समझा दिया है, वो ये सब बातें मैंने बताई है। तो 150 सवाल 150 आपके नंबरों के। अच्छा, तो ये तो आपको यहां पर रखना है, पूरी एंट्रीज आप फुलफिल करोगे सब कुछ करके। और ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपने जो पहली लैंग्वेज ली है वो खंड सेकंड में करनी है, और दूसरी लैंग्वेज जो आप ले रहे हो वो खंड थर्ड में आप करें। जल्दी में आप ये नहीं है साहब हम तो संस्कृत है अच्छी जानते हैं या वो, और खटा दे यहां पर देख संस्कृत कर दी। अरे भाई, आपने यदि फर्स्ट लैंग्वेज यदि आपने हिंदी ली है तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि फर्स्ट लैंग्वेज आपने हिंदी ली है तो खंड सेकंड जो है उसमें पहली लैंग्वेज का होता है खंड सेकंड, और खंड थर्ड जो होता है ये सेकंड लैंग्वेज का होता है। तो आपने यदि फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ली है तो आप सेकंड खंड के अंदर हिंदी करें, और यदि आपने सेकंड लैंग्वेज संस्कृत या अंग्रेजी ली है तो उसको खंड थर्ड के अंदर करें। इस बात का विशेष अच्छे से ध्यान दें। अच्छा, ये तो मेरे हिसाब से आपको सभी को ये चीजें क्लियर हो गई होगी, और ये सभी चीजें आपको यहां पर मैंने अच्छे से बता दी है कि ये सभी चीजें आपकी क्या है। अच्छा, अब यहां पर बात ये आती है कि इस सिलेबस के अंदर अब बदलाव क्या क्या हुआ है। मैं विशेष बात करना चाहूंगा विशेष रेस्पेक्ट के अंदर, और वो है साइंस मैथ के बच्चों के लिए, क्योंकि मैं साइंस का हूं इसलिए अपन साइंस मैथ के बच्चों के लिए यहां पर थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। यहां पर जो सिलेबस में बदलाव हुआ है, और सिलेबस में जो बदलाव की यदि अपन बात करें उसके लिए ये पूरा सिलेबस उसका मैंने विश्लेषण किया, ये कंप्लीट सिलेबस का मैंने विश्लेषण किया, हाइलाइटर से हाईलाइट करे क्या क्या बदलाव हुआ, विज्ञान के अंदर क्या, गणित के अंदर क्या, साइकोलॉजी के अंदर क्या, हिंदी अंग्रेजी में क्या, सबको हाईलाइट किया। ये पुराना सिलेबस भी मैंने रखा, और ये सब कुछ अपन ने उसका विश्लेषण करके, और मैंने यहां पर आपकी सुविधा के लिए यहां पर टेबुलेशन फॉर्म के अंदर ये चीजें बताई कि कैसे आपको क्या क्या करना है, क्या क्या जुड़ा है। एक तो जितने भी मैंने वीडियोज, चूंकि कोरोना महामारी की आपदा थी और उसके अंदर बच्चों को घर पर बैठ के सुरक्षित माहौल के अंदर पढ़े, तो साइंस फर्स्ट चैनल आपके साथ लगातार बना हुआ था, और ये साइंस फर्स्ट चैनल के माध्यम से मैंने सतत रूप से, चाहे वो स्कूली बच्चे हो, चाहे वो आप मेरे पढ़ाए हुए बच्चे जो प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर आ गए हो, उनको मैंने निखारने का काम लगातार मैं कर रहा हूं, और उसी कड़ी के अंदर मैंने सतत रूप से वीडियोज यहां पर डाले हैं। तो जितने भी बच्चों आपने वीडियोज साइंस के देखे हैं, विशेष तौर पे यदि मैं रीड की बात करूं तो रीड की मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी ताकि बच्चे जो है इधर उधर भगे नहीं। तो प्लेलिस्ट रीड की बनाई हुई है, उसके अंदर जितने भी आपने वीडियोज देखे हैं वो आपके लिए पूरी तरह से हितकर है। अब हितकर हैं अर्थात आप कहोगे कि अब क्या कुछ बदलाव हुआ है क्या, उसकी यदि मैं बात करूं तो आपके बदलाव में पहली बात तो जो कुछ पढ़ा है वो पूरा का पूरा ऐसे के ऐसे ही है। आप उस्मा, यदि उष्मा के अंदर यदि वहां पर पुराने सिलेबस में दे रखा है चालन संवहन विकिरण, तो यहां पर दे दिया उष्मा संचरण। तो उष्मा संचरण शब्द देते ही पूरा का पूरा आ गया कि आपको चालन भी पढ़ना है, संवहन भी पढ़ना है और विकिरण भी पढ़ना है। यहां पर दे दिया उष्मा और ताप, तो इसका मतलब उष्मा और ताप के बारे में आपकी पूरी ब्रॉड नॉलेज होनी चाहिए। तो ऐसे के ऐसे ही पूरी चीजें हैं। अब कुछ चीजें ऐड हुई है, मतलब पुरानी चीजें सब कुछ जो आपने पढ़ी है वो सब कुछ एज इट इज है, सब वीडियोज मैंने डाल रखे हैं। मैंने यहां तक कि उत्प्लाव बल का, आर्किमिडीज के सिद्धांत का, ये सब कुछ मैंने दाब के वो भी वीडियोज मैंने पहले से डाल रखे हैं, और ये सब कुछ चूंकि स्कूली पाठ्यक्रम में है और इसीलिए आपके सब कुछ है। अब यहां पर क्या क्या चीजें नई जुड़ी हुई है, अब उसके बाद में मैं फिर बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। देखो यहां पर यदि इस रीड 2021 सिलेबस एनालिसिस, और मैं विशेष तौर पर इसमें बात करना चाहूंगा, और वो है लेवल सेकंड साइंस मैथ के बारे में। तो देखो लेवल सेकंड साइंस मैथ में, साइंस में क्या क्या चीजें ऐसी बदलाव के रूप में हमको देखने को मिल रही है। एक तो आप अच्छे से ध्यान रखें कि जो पहले पढ़ रखा है वो एज इट इज है, उसमें केवल एक टॉपिक जिसको मैं कहूं और वो है आपके छाया का बनना, तो छोटा सा टॉपिक है, केवल उसको हटाया है, फॉर्मेशन ऑफ शैडो। बाकी वो आपके ऐसे कैसे ही है। आपके उस्मा के अंदर कई बच्चे हैं तो उन्होंने कंफ्यूज हो गए थे, वो उस्मा के अंदर पहले दे रखा था चालन संवहन विकिरण, तो यहां पर संचरण लिख दिया, तो संचरण का मतलब ये पूरा पूरा ही ऐसे कैसे आपके आया है। बाकी पहले वाले में ऐसे कैसे ही है, अर्थात जितना पढ़ा वो सब कुछ है, कुछ नया ही पढ़ना पड़ेगा। अब नया क्या पढ़ना पड़ेगा, चूंकि ये वर्तमान में एक तकनीकी युग है और आपको इसलिए भी आवश्यक है बच्चों, ये सिलेबस जोड़ने का तात्पर्य भी है कि आपको इन चीजों का बोध भी हो। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ये आपसे अपेक्षा भी करती है, सरकार भी अपेक्षा करती है कि बेहतर टीचर आप बने, बच्चों को एक अच्छा ज्ञान दें। मैंने पहले वीडियो के अंदर भी यही कहा, इसलिए आप बेहतर पढ़ाई कर जाएं
ताकि आप सरकारी विद्यालय के अंदर बच्चों को एक अच्छे से निखार सकें, उनको एक अच्छा ज्ञान दे सकें। और यहां पर इस तकनीकी युग के अंदर आपको इलेक्ट्रिकल्स के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ ये आपके विद्युत पूरा खेल है। सबसे बड़ा ऊर्जा का ये अपन स्रोत के रूप में इसको काम में डायरेक्ट ले ही रहे हैं अभी वर्तमान में। तो आपके यहां पर यदि मैं बात करूं तो यहां पर एक आपके इलेक्ट्रिकल्स का पूरा आपके पोर्शन जोड़ा है। विद्युत धारा, विद्युत परिपथ, विद्युत धारा का उष्मीय तापीय और चुंबकीय प्रभाव, ये सब कुछ अपन कभी देखेंगे। इसमें आपको यदि बात करें कि ये कहां से पढ़े, ये नया जुड़ा है, तो ये चैप्टर नंबर 10 क्लास 10वीं का है। आरबीएससी की यदि अपन बात करें, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की यदि किताबें जो वर्तमान में भी चल रही है तो उसकी बात करें, याद रखिएगा कि जो किताबें चेंज हुई है 6 से लेकर 9 तक, अब एनसीईआरटी आ गई। गत साल तक, सीधे शब्दों में यूं कहिएगा कि गत साल तक आपके राजस्थान बोर्ड ही चलती थी। इस बार 6 से लेकर 9 तक एनसीईआरटी और 11वीं में एनसीईआरटी आ गई, लेकिन 10वीं और 12वीं अभी भी राजस्थान बोर्ड है। और यहां पर इस चीज को मैंने पहले वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से आपको उल्लेखित किया था कि आप आरबीएससी की प्रधानता रखते हुए एनसीईआरटी को साथ में लेके चले तो आपको इस परीक्षा में अच्छे रूप के अंदर पदस्थापित होने से कोई रोक नहीं सकता। इसको अच्छे से मैंने पहले वीडियो के अंदर आपको समझाया था कि यदि आप आरबीएससी के साथ साथ एनसीईआरटी को लेकर चलते हैं तो आप एक बहुत ही आशा से भी ज्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही सरकारी किताबें हैं। और मैंने यह तक भी आपको समझाने का प्रयास किया था दोस्तों कि सरकारी किताबें एक तरह से मां बाप के समान है, कि उनका सम्मान पहले है, मां बाप का सम्मान पहले है, उसके बाद में दूसरों का है। तो इसी प्रकार से ये किताबें भी आपके मां बाप है। यहां पर मैं आपको बताऊं, मैंने पूरी किताबों से इस पूरे सिलेबस का विश्लेषण किया। इतनी सारी ये किताबें देखो आप, ये पूरी किताबें हैं। ये कक्षा 7 की किताब, इसमें से सिलेबस लिया है, यहां पर भी अब बताऊंगा मैं। ये कक्षा 7 की किताब है, ये आपकी राजस्थान बोर्ड की। ये कक्षा 7 के बाद में ये कक्षा 6 की किताब, ये राजस्थान बोर्ड की, यहां से आपकी सिलेबस को लिया है। उसके बाद में ये कक्षा 8 की किताब, और 8 की ये राजस्थान बोर्ड की, 8 की ये एनसीईआरटी, इसके बाद में 9 की किताब है ये, और ऐसे कैसे ही ये आपकी 10वीं की किताब है। तो ये सब कुछ किताबों का मैंने पूरा विश्लेषण करके इस सिलेबस को कहां से कहां टॉपिक मिलेंगे, कौन से टॉपिक बेहतर है, बोर्ड जो है वो हमेशा अपनी किताबों को रेफर करती है। तो इसलिए आपको ये सब कुछ मैंने यहां पर सारणी के रूप में आपको यहां पर बता रहा हूं कि क्या क्या चीजें कहां पर कैसे मिलेगी और कैसे अपन पढ़े। तो देखिएगा, विद्युत धारा, विद्युत परिपथ, विद्युत धारा का उष्मीय तापीय और चुंबकीय प्रभाव, ये सब कुछ जो है आपको अपन ने कभी पढ़ा भी होगा, क्योंकि एटलीस्ट बीएससी बीएड हो, लेवल 2 की परीक्षा दे रहे हो तो आपके लिए नॉर्मल भी चीज है। और सब कुछ यहां पर 10वीं तक का लेवल है, और 10वीं तक का लेवल आप 6 से लेकर 10 तक की चीजें कर लेते हो ना, और उसके इर्द गिर्द पढ़ लेते हो, तो ये आपका स्तर, आंशिक स्तर 11-12 का कहलाता है। इसलिए सिलेबस के अंदर ये लाइन भी दी हुई है कि स्तर परीक्षाओं का 11-12 रहेगा। का तात्पर्य यह है कि आप उसके इर्द गिर्द थोड़े से घूम जाओ, टॉपिक के इर्द गिर्द थोड़ा सा घूमो, अपना दायरा थोड़ा सा बढ़ाओ, हल्का सा, बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा बढ़ाओ। इसलिए उसके अंदर ये दी हुई है। मतलब आप 10वीं तक की चीजों को अच्छे से पाचन कर लेते हो, पचा लेते हो, तो आप पूरी तरह से परीक्षा के अंदर किसी भी सवाल के अंदर आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। तो यहां पर मैं आपको बताऊं, ये जो है ये 10वीं क्लास के अंदर 10वां चैप्टर दे रखा है आरबीएससी की किताब के अंदर, और आपके यदि 12 और 13 पाठ है, ये आपके 10वीं क्लास के अंदर एनसीईआरटी की बुक, एनसीईआरटी में और 10वीं राजस्थान बोर्ड में दोनों में ये जो चैप्टर है ये आपके 10वां है, एनसीईआरटी में 12 और 13 है। अच्छा, इसके अलावा यदि 8वीं क्लास की आपके पास बुक है तो 11वां जो पार्ट है 8वीं क्लास के अंदर आरबीएससी की, मैंने यहां पर किताब के भी लिखे हैं, आरबीएससी में 8वीं क्लास में ये जो टॉपिक है ये आपको 11वें पार्ट में मिलेंगे। तो ये तो आपका ये वाला पोर्शन हो गया। इसके बाद में चुंबक और चुंबकत्व, ये पोर्शन जुड़ा है। उसके लिए चुंबक का वीडियोज मैंने साइंस फर्स्ट चैनल पे डाला है, तो वहां पर आप उसको पूरा देख सकते हैं। अदरवाइज आपके क्लास 6 के अंदर उसकी नॉलेज दे रखी है, लेकिन थोड़ी सी वो कम है, थोड़ा सा उसका दायरा बढ़ाइएगा। और वहां पर 13वां चैप्टर दे रखा है आरबीएससी के अंदर, ये आपके एक पोर्शन जुड़ा हुआ है। इसके अलावा विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, और ये जो विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव है ये आपके क्लास 8 के अंदर मिलेगा, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और 8वीं क्लास में यदि अपन आरबीएससी की बात करें तो वहां पर 11वां पार्ट है, और एनसीईआरटी की बात करें तो वहां पर आपके 14वां पार्ट है। अच्छा, क्योंकि किताबें दोनों ही बच्चे जनरली लगते हैं, आरबीएससी एनसीईआरटी, तो ढूंढेंगे कहां से, पता रहे कहां पर है। लेंस और दर्पण, आपको जैसे पहले समतल दर्पण, परावर्तन, अपवर्तन, ये सब कुछ आपने देख लिए। अब आपके लेंस और दर्पण आ गए, और लेंस और दर्पण में प्रतिबिंबों का निर्माण, कि वस्तु को अपन कहां रखें, कैसे प्रतिबिंब बनेंगे, ये सब कुछ है। तो ये यदि अपन बात करें तो कक्षा 10 के अंदर दे रखा है आरबीएससी एनसीईआरटी में, और कक्षा 10 में 9वां पाठ, अभी आरबीएससी की बात करें
तो वहां पर आपके लेंस और दर्पण का चैप्टर है, ऑप्टिक्स का पार्ट है। और यदि एनसीईआरटी की बात करें तो वहां पर आपको ये 10वां चैप्टर के रूप में मिलेगा। इसके बाद में कृषि प्रबंधन। ये कृषि प्रबंधन आपके एक नया पोर्शन है। ये तो आपका ऐसा नहीं है कि जो कभी पढ़ा। कृषि प्रबंधन एक बहुत बढ़िया चीज है कि कृषि के अंदर ऐसी क्या क्या तकनीकी अपनाएं कि ऐसी स्थिति में अपन कम जमीन के अंदर कम लागत में फसल को ज्यादा प्राप्त कर सकें। ऐसा क्या मैनेजमेंट होना चाहिए, तो ये रुचिकर चैप्टर है कृषि प्रबंधन। और इस कृषि प्रबंधन के रूप में यदि अपन जानकारी लें तो ये आपके कक्षा 8 के अंदर दिया हुआ है। 8वीं क्लास आरबीएससी और एनसीईआरटी, उसमें पहला ही चैप्टर है कृषि प्रबंधन। तो ये बहुत ही बेहतर चैप्टर है, एक बार पढ़ोगे बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने के अंदर। तो ये कृषि प्रबंधन है, वक्त होगा तो देखेंगे, पढ़ाएंगे भी। इसके बाद में यदि एक बात करें कचरा प्रबंधन, ये बहुत बड़ा, वर्तमान में ऊर्जा की बहुत बड़ी आवश्यकताएं होती है, हर चीज ऊर्जा से संचालित है। तो अपन कोई भी जो वेस्टेज होती है उसको कैसे अपन काम में ले, रिसाइकिल कैसे काम में ले। आज भी पत्रिका के अंदर आपने पढ़ा होगा कि विदेशों कहां से आई रहा, विदेशों के अंदर किस प्रकार से वेस्ट मटेरियल को काम में ले लेकर ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो ये कचरा प्रबंधन है। ये आपके 17वां पाठ के रूप में दे रखा है, कक्षा 7 की किताब में मिलेगा आरबीएससी में। इसके बाद में यदि बात करें प्राकृतिक विज्ञान, संसाधन और पर्यावरण प्रदूषण, कहां कहां से प्रदूषण हो रहे हैं, मानव जाति को किस किस से नुकसान हो रहा है, उसके लिए कैसे रोकथाम हो, इसके बारे में बात करें तो ये कक्षा 10 की बात है। और 10 में 12वां और 13वां पाठ इस प्राकृतिक विज्ञान, संसाधन, पर्यावरण के रूप में दिया हुआ है, पर्यावरण प्रदूषण के रूप में। और यदि अपन एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में ये 15वां और 16वां चैप्टर है और क्लास वही आपके 10वीं है। इसके बाद भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ये बहुत ही नॉर्मल है। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं केमिस्ट्री के अंदर। तो केमिस्ट्री में कुछ भी चेंज नहीं है। फिजिक्स के अंदर आंशिक रूप से थोड़ा सा हिस्सा जोड़ा गया है, ये पूरा हिस्सा जो है ये फिजिक्स के अंदर जोड़ा ही गया है, हटा कुछ नहीं है। केवल एक छोटा तो अभी छाया का बनना हटा है, वो कोई ज्यादा महत्वपूर्ण इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। इसके अलावा ये कुछ ऐड ही हुआ है। केमिस्ट्री के अंदर केवल ये जुड़ा है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, बहुत छोटा सा, मुश्किल से कोई 2-4-5 मिनट का टॉपिक है। और यदि ये टॉपिक आप देखो तो ये आपके चैप्टर नंबर 4 और क्लास 7 के अंदर आरबीएससी में ये जुड़ा हो। तो ये तो आपके यहां पर है। इसके बाद में यदि अपन आगे की बात करें तो यहां पर आपके भोजन के स्रोत और सजीव और निर्जीव, ये आपके बायो के अंदर है। और यहां पर देखिएगा बायो में क्या ऐड हुआ, जरा सोचिएगा, क्लास 6, एक छोटी सी कक्षा 6ठी क्लास की जो किताब है उसमें से पहला पाठ और एक कौन सा पाठ, 6ठा पाठ आपके यहां पर जुड़ा हुआ है। तो ये सब कुछ आपके यहां पर जुड़ा हुआ है। अब दोस्तों ये तो मैंने पूरे सिलेबस की बात करी जिसको यहां पर मैंने आपको समझाया। अब यहां पर बात ये आती है कि गुरुजी बुक्स क्या पढ़ें। तो यहां पर जैसा कि सारणी में देखा, आप सभी के पास, मैं कहना चाहूंगा पहले भी बताया था, तो आपके पास आरबीएससी और एनसीईआरटी, मैंने कहा था उस वीडियो को भी आप देखिएगा, पहला वाला वीडियो की प्रतियोगी परीक्षाओं की रीट के अंदर तैयारी कैसे करें, उसमें मैंने अच्छे से इस चीज को बहुत इंपेसिस करके जोड़ दे के बताया था। आपके पास ये किताबें होनी भी चाहिए और हमेशा रहनी चाहिए। ये एक धर्म भी है, जैसे अपन अपने धर्म ग्रंथों को घरों में रखते हैं, भले पढ़े या नहीं पढ़े, क्योंकि पवित्र है कि अपन रामायण रखते हैं, कुरान रखते हैं, बाइबल रखते हैं, जो भी धर्म जिसको मानते हैं उसको अपन रखते हैं और उसको पवित्र मानते हैं। सिमिलरली आप जिस चीज को पढ़ाने जा रहे हो, जिसकी आप विषय अध्यापक बनने जा रहे हो, उनकी कुछ किताबें तो आपके घर की लाइब्रेरी में होनी चाहिए। तो यहां पर 6 से 8 तक की, 6 से 8 और फिर उसके बाद में 9 और 10, तो 6 से 8 और 9 और 10 ये आपके पास आरबीएससी और ये आपके पास एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में हो सकता है कि बच्चे जो हैं, चूंकि अब इतनी किताबें जो है, ऐसी स्थिति में किताबें चूंकि मिलने में भी कई बार दिक्कत आती है, तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि आप 6 से 10 तक की आरबीएससी तो कलेक्ट अवश्य कर लें, क्योंकि 6 से 8 तक की जो किताबें हैं वो गत वर्ष तक थी। इस बार जो पाठ्यक्रम है उसमें एनसीईआरटी लागू हो गई, तो पुरानी जो किताबें हैं, जो बच्चे हैं या कहीं पर भी इधर उधर से, आपको 6 से 8 की किताबें आसानी से मिल जाएगी। 10वीं अभी चली रही है, आरबीएससी चल रही है 10वीं, और 9वीं की किताब भी आप ले लें। 9वीं में कोई ज्यादा नहीं है, यहां पर भी सारणी में देखा, और जो था 9वीं में वो पहले सब कुछ अपन देख चुके थे। नए पाठ्यक्रम की बात करें तो उसमें 9वीं में कोई बड़ा हिस्सा नहीं है। तो आपके पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले आप 6 से 8 की आरबीएससी और 10वीं की आरबीएससी, इस नई चीजें जुड़ने के लिए आपके पास होनी चाहिए, और ये हमेशा ही रहनी चाहिए। और ऐसे कैसे यदि बेहतर है कि आप यदि एनसीईआरटी भी ले लें 6 से 8, 9 और 10 की, तो ये भी आपके लिए सुखद है। यदि नहीं भी लें तो कम से कम आपके पास 9, 10 की तो होनी चाहिए। नए पाठ्यक्रम में तो आपको जो चीजें यदि ऐड हुई है तो 6 से 8 आरबीएससी और इसके बाद में 10 की आरबीएससी और एनसीईआरटी में केवल
10th क्लास की यदि आपके पास है तो नई जो चीजें जुड़ी है उनको आप पूरा कवर कर सकते हो। मैंने यहां पर क्लास वाइज सब कुछ लिखा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सिलेबस में एक बहुत विशेष बात, एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि यहां पर इस सिलेबस में लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है, यदि आपके पास सिलेबस होगा यहां पर आप देखना, उसमें एक लाइन लिखी हुई है, और लाइन लिखी हुई है कि यहां पर जो पाठ्यक्रम का डिजाइन किया गया वो सत्र 19-20, सत्र 19-20 कौन सा? सत्र 19-20 मतलब इससे पहले वाला। इस साल तो जो सत्र चल रहा है वो चल रहा है 20-21, तो 19-20 सत्र में चूंकि कंप्लीटली राजस्थान बोर्ड था, इसलिए राजस्थान बोर्ड के हिसाब से पूरे सिलेबस को डिजाइन किया गया। लेकिन चूंकि सपोर्टिव किताबें, चूंकि हो सकता है कि एक टॉपिक को एक किताब से नहीं समझ पाए, तो सपोर्टिव किताबें वो आप इनके साथ यदि इसके साथ अटैच करके टॉपिकों को पढ़ते हो, टॉपिक्स को देखते हो, तो निश्चित तौर पर आप उस टॉपिक के अंदर पूरी तरह से पारंगत हो जाते हो। तो ये पूरे एक सिलेबस की यदि अपन ने बात करें तो वो ये है। इसके बाद में यदि विज्ञान के बाद में अन्य सब्जेक्ट की अपन बात करें तो गणित के अंदर सिलेबस में कोई खास चेंजेस नहीं है। गणित के अंदर केवल प्रायिकता है जो कक्षा 10 के अंदर दी हुई है, 18वीं प्रश्नमाला है, भिन्न है, और एक आपके यहां पर दिया हुआ है ये बहुभुज दिया हुआ है। बस ये 3 टॉपिक इसके अंदर गणित के अंदर चेंज है, तो बहुत सिंपल है। प्रायिकता भी आपके बिल्कुल सिंपल एक फॉर्मूला है, उसके आधारित क्वेश्चन है, तो गणित में कोई विशेष यहां पर चेंज नहीं है। इसके अलावा यदि साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी के अंदर भी आपके 1-2 टॉपिक की चेंज है, और जिसके अंदर आपको देखा रखा है संज्ञात्मक निर्मितवाद, ये आपको दे रखा है। विशेष योग जो आपके दे रखा है, स्पेशली भी एबल्ड पहले दिया होता है, उसकी जगह अब आपके दे रखा है अक्षमता, अधिगम में जो पढ़ने में दिक्कत आती है बच्चों को, तो वो वही चीज है, केवल भाषा का फर्क है। एक छोटे से 2 बिंदु यहां पर आपके इसमें दिए हुए हैं, तो इसमें भी कोई विशेष बात नहीं है। ऐसे लैंग्वेज के अंदर भी आपके पार्शियली चेंजेज है, कुछ शब्द चेंज है और कुछ शब्द चेंज है, तो ये आपको मैं भले ही टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा ताकि आपको पता रहे। जो हाईलाइटर कर रखा है वो उन चीजों को आपको थोड़ा सा भाषा के रूप में भी देखना है, जो 2 भाषा आप लोगे, और दोनों भाषाओं में मैंने आपको शुरू में बता दिया किस भाषा को आपको कब करना है। पहली लैंग्वेज को आपको खंड 2nd में करना है, और आप जो दूसरी भाषा लोगे उसको खंड 3 के अंदर आपको पेपर में करना है। तो ये सब कुछ यहां पर मैंने आपको सिलेबस के बारे में बताया, क्योंकि कहां से पढ़े ये बड़ी समस्या आ रही थी, क्या जुड़ा और क्या पढ़े। तो ये तो जुड़ा और ये पढ़ने का तरीका, और क्या लाए तो लाए ये। तो पहला काम तो आज से जुट जाओ, दौड़ लगाओ सरकारी किताबों के पीछे, और सरकारी किताबों के पीछे दौड़ लगा के 6 से 10 तक की सरकारी किताब ले आओ RBSC। अभी तो आपको वर्तमान में तो 10वीं की मिलेगी, और आपको पुरानी जो किताबें 6 से 9, क्योंकि ये तो अब तो NCERT चल गई, 6 से लेकर 9 तक अब सरकारी। इस साल की बात करें, अभी बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो तो NCERT पढ़ रहे हैं, तो इससे पहले वाले जो बच्चे पढ़ रहे थे गत वर्ष के, उनके पास 6 से 9 तक की किताबें अवश्य होगी। तो ये आप 6 से 10 तक की RBSC, और बेहतर है कि आप उसके साथ साथ 6 से 10 तक की NCERT में जो भी मिल जाए, ज्यादा भी नहीं मिले तो 9वीं 10वीं की तो आपके पास होनी चाहिए। बस ये यदि आपके पास है तो मैं कहता हूं आपको साइंस और मैथ के अंदर कहीं पर भी कोई भी परेशानी नहीं आएगी, जो सब्जेक्ट का मामला है विशेष तौर पर। शेष में तो साइकोलॉजी आप लैंग्वेज जो पढ़ रहे हो, लैंग्वेज के अंदर मैंने बता रखा है व्याकरण ये है, उन शब्दों को आप व्याकरण में जो बिंदु सरकारी किताबों में चलती है उन पर आप थोड़ा सा गौर करिएगा। और सरकारी जो व्याकरण की मैंने आपको पहले वीडियो के अंदर बताया था कि कौन कौन सी आपको किताब लेके आनी चाहिए भाषा के रूप में, वहां पर मैंने सब कुछ ही आपको समझा दिया था। तो ये दोस्तों मैंने आपको आज ये पाठ्यक्रम की एक चर्चा थी, और पाठ्यक्रम में कैसे अपने आप को हम यहाँ पर देखें कि कैसे कैसे क्या क्या चेंजेज हुआ है, और उसमें अपन को अपनी रणनीति या क्या क्या टॉपिक्स को कहाँ कहाँ से पढ़ना है, सब कुछ अपन ने डिस्कस किया। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें कि ये सब कुछ अपन जो बात करते हैं, ये बात होती है कि कैसे भी अपन अपने हौसलों को कमजोर न करें। कभी आपने देखा कि जब शेर जब हिरण के पीछे भागता है ना, तो हिरण की जो रफ्तार होती है वो होती है 90 किलोमीटर प्रति घंटा लगभग, और शेर की रफ्तार लगभग 58 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अब हिरण तो 90 किलोमीटर से भाग रहा है, वो 58 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रहा है लगभग, तो उसकी रफ्तार तो तेज है, हिरण तो कभी पकड़ में नहीं आना चाहिए। लेकिन के बावजूद भी अक्सर शेर हिरण का शिकार कर लेता है, और उसका कारण केवल यही होता है कि वो जो हिरण है उसको हमेशा ये डर रहता है कि शेर मेरा शिकार कर लेगा, और इस चीज को सोचकर वो बार बार पीछे मुड़ के देखता रहता है कि शेर कितनी दूर है। और ये जो उसके अंदर डर है, भय है, बस वही उसके हौसले को पस्त कर देता है, और वही उसके हौसले को तोड़ देता है, जिसके कारण उस हिरण की रफ्तार धीरे धीरे कम होती जाती है, और अंततः गत्वा वही शेर उस हिरण का शिकार कर लेता है। इसलिए याद रखें कि हौसले जो है ये कमजोर नहीं होने चाहिए। परीक्षा जैसे जैसे आगे आ रही है, दिन परीक्षा के आ रहे हैं, हौसलों में तो बिल्कुल रफ्तार बढ़नी चाहिए,
कदम लगातार और आगे बढ़ना चाहिए कि आज इतना पढ़ा, आज उससे ज्यादा पढ़ा, आज उससे ज्यादा पढ़ा। लगातार आपके दिन जो है उसमें पढ़ाई के आयाम लगातार ऊपर ऊंचाइयों तक पहुंचने चाहिए। आपके हौसले किसी भी मायने के अंदर कमजोर नहीं होने चाहिए। और ये पढ़ाई दोस्तों एक तपस्या है, तपो इसके अंदर। इसमें परेशानी आ रही है तो भी तपें, बैठने में दिक्कत आती है, टेबल पे है चुभती है, कई परेशानी आती है तो भी पढ़ें, क्योंकि इसको बोला ही तपस्या है। अपने आत्मविश्वास को कमजोर न होने दें, अपना मन हमेशा मजबूत रखें, अपना साहस मजबूत रखें, और ये सब कुछ मजबूत रखोगे तो यही सफलता की कुंजी है। इसलिए हमेशा दोस्तों याद रखो, मैं हमेशा कहता हूं कि हमेशा मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सपने लेने से कुछ नहीं होता, सपने को सार्थक करने के लिए क्रियान्वित तो करो। इसलिए कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता दोस्तों, सिर्फ हौसले से उड़ान होती है। हौसला तो हो पहले, पंख लगने से क्या मतलब है कि पंख होने से कुछ नहीं होता दोस्तों, सिर्फ हौसलों से उड़ान होती है। इसलिए हौसलों को कमजोर मत होने दो। यदि कोई भी चीज बदलाव के रूप में आती है तो एक बेहतर पाठ्यक्रम बनाया है ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, एक अच्छा पाठ्यक्रम जो भविष्य के लिए भी आपको एक अच्छी नॉलेज देगा। और इसलिए इस पाठ्यक्रम के रूप में अपने आप को अच्छे से अपने स्थापित करें। आगे आप अच्छे से इस परीक्षा के अंदर पूरी तरह से अपने आप को श्रेष्ठतम साबित करें। ऐसी मैं आपको सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि आप पूरी तरह से इस परीक्षा के अंदर सब कुछ अच्छे से डिजाइन होके पढ़ के, जितनी भी यहां पर किताबें मैंने विशेष तौर पर आरबीएससी की अर्थात बोर्ड की, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और एनसीईआरटी की जो बुक्स है, इनको विशेष तौर पर आप ढंग से पढ़ें। आरबीएससी में जो 6 से 8 तक का जो पाठ्यक्रम होता है, एसआईईआरटी जो है वो लागू करती है, लेकिन वो आरबीएससी कहलाती है। तो ये सब कुछ यदि आप पढ़ के जाते हैं, और इसको पढ़ने में ज्यादा जोर नहीं आता, ज्यादा इसका कोई लंबा चौड़ा नहीं है, क्योंकि कोई ये कहे कि यार ये पढ़ेंगे ये पढ़ें, अरे भाई चीज वही है। एक बार आपने यहां पढ़ लिया फिर वहां भी पढ़ लो, आपने यहां पढ़ लिया कोई पर्यावरण वायु प्रदूषण यहां पढ़ लिया तो उसको वहां पे पढ़ लो। तो वो जब पढ़ लिया तो वो की वही चीज वहां पर है, तो उससे आपके दिमाग में तसल्ली हो जाएगी, यार अपन ने दोनों चीजों को पढ़ लिया तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, नॉलेज बिल्कुल प्रॉपर आ गई। इसलिए कहीं पर भी कोई भी आपको ऐसा नहीं कोई डबल काम है, बिल्कुल सिंगल ही काम है। उस्मा के आपने यदि कहीं पर पढ़ ली तो उस्मा तो यार यहां पढ़ ली तो वहां पढ़ोगे तो अभी वही है। लेकिन आपका यदि उस्मा में कोई ऐसी बात है जो सपोज करो इस किताब में नहीं है, लेकिन यहां पर आरबीएससी में न होकर एनसीईआरटी में है, या एनसीईआरटी में है तो आरबीएससी में, तो कम से कम आप पूरी तरह से परफेक्ट हो, क्योंकि सरकारी किताबें हैं। इसलिए दोनों का सम्मान होना अति आवश्यक है। विशेष तौर पर अब इसका तो सम्मान करना ही करना चाहिए, क्योंकि आरबीएससी राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सत्र 2019-20 के पाठ्यक्रम पर आधारित रीट 2021 का सिलेबस, और इसलिए इसको पूरी तरह से आप ढंग से इनको तो देखें, किताबों को लाके जुटाएं और इनके पीछे पहले दौड़ लगाएं, और दौड़ लगा के अपने आप को पूरी तरह से कमरों के अंदर कैद करके पढ़ाई को शुरू कर दें। आगे आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप पूरी तरह से परीक्षा के अंदर अपने आप को स्थापित करें। आपके उत्कृष्ट और उज्जवल भविष्य की अभिलाषा के साथ मैं मेरी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।